बिहार की राजनीति में आपने मंत्रियों को रैलियों में दहाड़ते हुए देखा होगा, फाइलों पर दस्तखत करते देखा होगा और विरोधियों पर पलटवार करते हुए देखा होगा। लेकिन क्या आपने कभी किसी गद्दावर मंत्री को क्लासरूम में अटेंडेंस लेते देखा है? बुधवार को पटना के मशहूर अनुग्रह नारायण कॉलेज यानी एन कॉलेज में कुछ ऐसा ही हुआ। ग्रामीण कार्य विभाग के मंत्री डॉक्टर अशोक चौधरी ने अपनी सफेद सरकारी गाड़ी से उतरे, लेकिन आज उनका गंतव्य कोई सचिवालय नहीं बल्कि राजनीतिक विज्ञान विभाग का पोडियम था। एक मंत्री, एक राजनेता और अब एक असिस्टेंट प्रोफेसर। आखिर क्यों एक पावरफुल मंत्री को क्लासरूम की याद आई? क्या ये सिर्फ एक फोटो शो है या इसके पीछे कोई गहरी कहानी है? चलिए पूरी कहानी जानते हैं। उससे पहले मेरा नाम साहेब गुप्ता है और आप लाइफ एक्सपोज देख रहे हैं। संघवाद फेडरलिज्म इज लाइक जिसको बोलते हैं कि एग्रीमेंट होता है। इट इज लाइक एन एग्रीमेंट। फेडरलिज्म क्यों बनता है? फर्स्ट ऑफ ऑल वाई, क्यों हमने फेडरलिज्म, हमारे फोर फादर्स ने जब कॉन्स्टिट्यूशन का निर्माण किया तो वाई दे हैव क्रिएटेड दिस प्रोविजन इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फेडरलिज्म? बिकॉज हमारा देश जो है वो विभिन्नताओं में एकता का देश है। हमारे यहाँ इफ़ यू गो टू साउथ, डीप साउथ, तो वहाँ कन्नड़ बोलते हैं, वहाँ तमिल बोलते हैं और उस लैंग्वेज से हमारा खास करके बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बंगाल, उनका कोई लेना देना नहीं। कन्नड़ और तमिल से इंटरेक्शन में आपको बहुत दिक्कत होता है, मतलब हम लोग को लैंग्वेज थोड़ा डिफिकल्ट है। फिर इफ़ यू गो टू जम्मू कश्मीर और इफ़ यू गो टू नॉर्थ ईस्ट, वहाँ भी हमारा बहुत डिफरेंट है। तो इस पूरे इसको बनाने के लिए इन लोगों ने, हमारे फोर फादर्स ने कि हमारा उनका अपना स्वतः भी रहे, इंडिपेंडेंसी भी रहे और एक हमारा सेंट्रल कंट्रोल भी रहे, सो दैट कि हम इसको बांध करके रखें। तो एक जो कॉन्स्टिट्यूशन का प्रावधान किया शेड्यूल 7 में, उसमें ये प्रावधान हुआ कि स्टेट विल हैव ए इंडिपेंडेंट गवर्नमेंट and the government of India will have his own government, and how to have the say कि राज्य सरकार का से भारत सरकार के नियम और कानून बनाने में कैसे हो सकता है। तो लोकसभा में तो हम अपना इंडिपेंडेंट भेजते हैं एमपीस, और हम राज्यसभा में जो अपर हाउस है उसमें एमएलए लोग चुन करके राज्यसभा भेजते हैं। तो हमारा वहां भी रिप्रेजेंटेशन हुआ। अशोक चौधरी के लिए यह सिर्फ एक नौकरी नहीं है। लेक्चर के बाद मीडिया से बात करते हुए उनकी आंखों में एक अलग चमक थी। उन्होंने बताया कि प्रोफेसर बनना उनका नहीं बल्कि उनके पिता का सपना था। अक्सर राजनीति में लोग सत्ता के नशे में अपने मूल्यों को भूल जाते हैं, लेकिन अशोक चौधरी ने दिखाया कि एकेडमिक्स से जुड़ाव उन्हें जमीन से जोड़े रखता है। उन्होंने कहा कि युवाओं के साथ बात करने से उन्हें भी नया कुछ जो है वो सीखने को जो है वो मिलता है। अब आते हैं उस लेक्चर पर जिसने छात्रों को मंत्रमुग्ध कर दिया। विषय था भारतीय संघीय व्यवस्था, इंडियन फेडरलिज्म। किताबों में तो सब पढ़ते हैं कि केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का बंटवारा होता है, लेकिन अशोक चौधरी ने इसे प्रैक्टिकल नजरिए से समझाया। लेक्चर के दौरान डॉक्टर चौधरी ने किताबी बातों को बिहार की जमीनी हकीकत से जोड़ा। उन्होंने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की दूरदर्शी योजनाओं का भी जिक्र किया, जैसे साइकिल और पोशाक योजना, कैसे इसने ड्रॉप आउट रेट जो है वो कम किया, स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड, कैसे इसने गरीब बच्चों को कॉलेज तक जो है पहुंचाया, महिला आरक्षण, कैसे इसने समाज का ढांचा बदल दिया। यह सिर्फ सरकारी योजनाओं का प्रचार नहीं था बल्कि यह उदाहरण था पॉलिसी मेकिंग, कैसे राजनीतिक विज्ञान का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है। छात्रों के लिए यह जो था वो केस स्टडी जो होता है वैसा था। एन कॉलेज के गलियारों में बुधवार को सिर्फ राजनीति की चर्चा नहीं थी बल्कि शिक्षा के प्रति एक नए जुनून की भी चर्चा थी। विभाग ने इस पूरे लेक्चर की रिकॉर्डिंग कराई ताकि भविष्य के जो छात्र है वो भी इसे देख सके। छात्रों ने यहाँ तक कह दिया कि सर हमें जो है हर हफ्ते ऐसे ही प्रैक्टिकल जो है लेक्चर जो है वो चाहिए, मतलब क्लास चाहिए। एक मंत्री जब शिक्षक बनता है तो वो सिर्फ डेटा नहीं देता, वह अनुभव भी साझा करता है और यही अनुभव इन छात्रों को आगे जो है आने वाले कल में बेहतर नागरिक बनाने में मदद करता है।
डॉक्टर अशोक चौधरी का यह कदम बिहार की राजनीति में एक नई मिसाल पेश करता है। असिस्टेंट प्रोफेसर बन गया है आज, मंत्री से और असिस्टेंट प्रोफेसर का हम समझते हैं कि बहुत कम लोग होंगे जो मंत्री रहते हुए प्रोफेसर का क्लास लेना चाहते हैं, क्योंकि हमारे में हमेशा जिज्ञासा रही है कि कुछ बच्चे भी सिखाते हैं और कुछ बच्चों को सिखाने का मौका मिलता है। हर जगह आप कुछ सीखने का मौका मिलता है। आज कुछ बच्चों के साथ सीखेंगे भी, कुछ कोशिश करेंगे। वो मास्टर्स एमए तो हम 91 में किए हैं और 2026 है, 91 में क्लास किए थे, अब 26 में क्लास लेने जा रहे हैं। अब देखते हैं, थोड़ा नर्वस भी हैं, थोड़ा एंजाइटी भी है, लेकिन ठीक है। सब्जेक्ट क्योंकि हमारे आसपास का फेडरलिज्म, सेंट्रल स्टेट रिलेशनशिप, तो हमको लगता है कि ज्यादा परेशानी नहीं होना चाहिए। होगा तो देखेंगे। हमने बनाया नहीं है। हाँ, एक्टिव पॉलिटिक्स में रहना और पॉलिटिकल साइंस पढ़ाना, दोनों में कितना अंतर देते हैं? अंतर देखिए, पॉलिटिकल साइंस का जो स्टूडेंट है वो तो हमेशा पॉलिटिक्स तो और मतलब सेम चीज है ना। सेंट्रल स्टेट रिलेशनशिप रोज हम लोग देखते हैं, इंटरनेशनल पॉलिटिक्स रोज समझते हैं, देखते हैं, तो इसलिए आई डोंट थिंक सो कि सदन में सर जवाब देना और यहाँ पे स्टूडेंट्स का जवाब देना देखिए सर कितना हो। नहीं, ये टफ है, ये टफ है। बच्चों के साथ बच्चों का क्वेश्चन का जवाब देना ये टफ है। असेंबली तो परिपक्व हो गए हैं 20-25 साल। जिस बिल्डिंग को आपने बनाया उसी बिल्डिंग में आज पढ़ाने को ये तो महादेव का आशीर्वाद है ना, ये तो ब्लेसिंग है बाबा का। ये हमको क्या मालूम था कि 15 में हम एजुकेशन मिनिस्टर रहेंगे, रामनाथ कोविंद जी के साथ आएंगे, वो घोषणा करेंगे, फिर उसका नीतीश जी उद्घाटन करेंगे, उसमें हम आएंगे। ये तो संजोग है, बाबा की कृपा है। तो हाथ में क्या सिलेबस दिखाएंगे? ये नहीं, सिलेबस नहीं, मेरा होमवर्क है, ये मेरा होमवर्क किया नेचुरली। अरे पढ़ना है, पढ़ाना है। 91 में पढ़े हैं, उसके बाद थोड़ी हम पॉलिटिकल साइंस की किताब पढ़े हैं। अब हमने HOD से सिलेबस मांगा है और सिलेबस के हिसाब से। जहां एक तरफ लोग सत्ता के लिए लड़ रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ एक मंत्री अपनी जड़ों की ओर लौटकर भविष्य के नेताओं को जो है वो तैयार कर रहा है। खैर, इस मामले को लेकर आप क्या सोचते हैं, आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में बताइएगा जरूर। बहुत बहुत धन्यवाद।